नमस्कार, खबरों की खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित अवस्थी। कोटे में कोटा दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाज के ज्यादातर तबकों के बीच से ऐसी भावनाएं सामने आई जिससे लगा कि पिछड़े वर्ग का वो तबका जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी समाज में अपना हक, अपनी जगह नहीं पा सका है, उसको अब आगे आने में मदद मिलेगी और ये वंचित वर्ग भी अब समाज के अगड़े वर्ग के साथ जो लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा। लेकिन सुप्रीम फैसला आने के करीब एक हफ्ते से ऊपर का वक्त बीत गया है। अभी भी बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां इस फैसले के संबंध में खुलकर कुछ बोलने से बच रही हैं। औपचारिक तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल यह है कि वंचितों को अधिकार दिलाने का वादा करने वाली ये पार्टियां अपना रुख साफ करने में आनाकानी क्यों करती हैं। वहीं एससी एसटी समाज से आने वाले नेताओं ने अपनी सियासत और वोट बैंक के आधार पर अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ऐसे ही एक घटनाक्रम आज हुआ। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के एसटी एससी समुदाय के सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से एससी एसटी के लिए कोटे में कोटा यानी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारे समाज के हित में ये फैसला लागू नहीं किया जाना चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध एक सुर में इन तमाम सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने किया। बैठक के बाद बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी के हवाले से मीडिया को बताया कि पीएम ने उनको आश्वासन दिया है। इन सांसदों का कहना था कि पीएम ने आश्वासन दिया कि एससी एसटी आरक्षण की पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी और आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी, न ही क्रीमी लेयर लागू करने की कोई योजना है। ये भी इन सांसदों ने बाहर आकर मीडिया को बताया। हालांकि इनमें से कुछ लोग कुछ और बातें भी कर रहे थे। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बीजेपी सांसदों से मेरे सहयोगी प्रशांत ने आज संसद भवन परिसर में बात की है। सुनते हैं क्या कुछ कहा इन सांसदों ने। हमारे साथ वो 3 सांसद हैं। इसके अलावा भी कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। बीजेपी के सांसद हैं जो एससी एसटी के मसले पर उन्होंने मुलाकात की है। भोला सिंह जी हमारे साथ, वीडी राम और अभिमन्यु शेट्टी हैं। भोला सिंह जी, क्या मांग थी प्रधानमंत्री से आप लोगों की और उन्होंने क्या कहा? अभी कुछ समय पूर्व एक कुछ जजों की व्यक्तिगत राय किसी केस के रूप में आई थी कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन एससी को दिया जाए और जो क्रीमी लेयर है उसको उससे अलग किया जाए। ऐसी कुछ भ्रांतियां लोगों में उस राय को लेके थी। बहुत सारे सामाजिक लोग हम लोगों से भी संपर्क करके उसकी जानकारी लेना चाह रहे थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। सभी माननीय लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने मुलाकात की माननीय प्रधानमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी को ये विषय संज्ञान में लेके आए तो प्रधानमंत्री जी ने पूर्णतः आश्वासन के साथ में कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। सरकार का जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो एज इट एज रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव सरकार के उसमें नहीं होगा और हम बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से हमारी बात को सुन के और हमें एक ऐसा आश्वासन दिया जो समाज के हर व्यक्ति को कन्फ्यूजन था उसको दूर करेगा। जो विरोधी विपक्षी दल इसको लेकर लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे थे वो भ्रांतियां दूर होंगी। वीडी राम सर हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी भी हैं। सर, आपने तो अंदर से भी देखा है ये, क्या आपको लगता है कि जो कोटा विद इन कोटा की जो बात थी उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने मुलाकात की और मुलाकात के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आया है उसके संबंध में चर्चा की गई। कोटा विद इन कोटा या क्रीमी लेयर की जो बात हम करते हैं तो क्रीमी लेयर की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं होगी और ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है वो मात्र ऑब्जर्वेशन है, प्रसंगवश कही गई बात है जिसको लीगल टर्म में ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये निर्णय है, ये ऑब्जर्वेशन है जो प्रसंगवत कहा गया है और हमारी पार्टी ने हम सभी को आश्वस्त किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि क्रीमी लेयर वाली बात लागू नहीं होगी और इसके लिए हम सभी सांसद उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। मतलब एससी एसटी वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो यथावत चलती रहेगी, उसी तरह से चलती रहेगी? बिल्कुल
जी, तेलंगाना सरकार ने लेकिन अनाउंस कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उसको लागू करेंगे। तेलंगाना की जो सरकार है, आप केवल झारखंड और बिहार और दिल्ली की बात नहीं है, आपके ही वर्ग के लोग वहाँ भी रहते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय आया है उसका दो पार्ट है। एक जो पार्ट है वो डायरेक्शनल पार्ट है और एक जो पार्ट है वो ऑब्जर्वेशन पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि राज्यों को ये लागू करना आवश्यक है। ये जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर राज्य सरकार अपने विचार कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि बीजेपी के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और कई दिनों से इंतज़ार था कि आखिर केंद्र सरकार का इस पर रुख क्या रहता है। तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पहले की तरह लागू होगी, उसमें कोई टिंकरिंग नहीं किया जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और कोटा विद इन कोटा और क्रीमी लेयर की जो बात कही गई है उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर अभी संसद से आ रही है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो जो कुछ इन सांसदों ने कहा वो पीएम के हवाले से कहा। पीएम ने औपचारिक तौर पर नहीं कहा, पर पीएम ने एससी एसटी सांसदों के साथ बैठक के बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा कि एससी एसटी वर्ग से आने वाले सांसदों से आज मुलाकात हुई। एससी एसटी वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ता को दोहराया। पीएम के इस पोस्ट में ये कहीं नहीं लिखा था कि उनकी सरकार कोटे में कोटा को लागू नहीं करेगी। दरअसल पीएम मोदी एक चुनावी रैली में कुछ महीनों पहले तेलंगाना में ये कह चुके हैं कि वे कोटे में कोटा दिए जाने के मदिगा समुदाय के मांग की समर्थन में है। मदिगा समुदाय के कृष्णा मदिगा ही सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी कैटेगरी में वर्गीकरण दिए जाने के आरक्षण दिए जाने की लड़ाई लड़ रहे थे। पीएम ने कहा था कि हम जल्द से जल्द इस अन्याय का अंत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। ये वादा है कि जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे। आपकी लड़ाई को हम न्याय की लड़ाई मानते हैं। अदालत में आपको न्याय मिले, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस चल रही थी उसमें सरकारी पक्ष ने यही दलील दी कि एसटी एसटी समाज के भीतर जो सबसे वंचित और सबसे पिछड़ा तबका है उसके लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। और फिर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने वह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे में कोटा को मंजूरी दे दी गई। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। कोटे के भीतर कोटा जो फैसला आया वो कुछ इस तरीके से था। एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। इस फैसले में एससी एसटी वर्ग के कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत अंतर पर आधारित होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जस्टिस BR गवई ने इस फैसले में कई अहम टिप्पणियां की थी, उन पर भी आज एक बार फिर नजर डालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न झेला है। एससी एसटी वर्ग के कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा पाए हैं। अब क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बननी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। एससी एसटी के क्रीमी लेयर और मैला ढोने वाले के बच्चों से तुलना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने भी अपने फैसले में लिखा था, आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। एक पीढ़ी के हाई स्टेटस तक पहुंचने पर अगली पीढ़ी को आरक्षण न मिले, यानी इशारा वही क्रीमी लेयर वाला। बीजेपी के एससी एसटी सांसदों ने पीएम के हवाले से जो बाहर आकर मीडिया को बताया, वो सुनने के बाद बीएसपी के अध्यक्ष मायावती भी खुश नजर आई। मायावती ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी की पहल से वो खुश हैं और वो लिखती हैं कि प्रधानमंत्री का बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने और एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण पर
भी नहीं करने की उनको मांगों पर गौर किया जाएगा। ये उचित है और ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत है। लेकिन अच्छा होता कि बहस में अटॉर्नी जनरल आरक्षण को लेकर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने और इसका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखते तो शायद ये फैसला आता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत इस फैसले का इस्तेमाल SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने में कर सकती हैं। इसीलिए संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए, ये मायावती अपने ट्वीट के जरिए लिखती हैं। वहीं इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी अब अधर में फंस गई लगती है। आपको याद होगा जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन शाम को कांग्रेस के बड़े नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार उनके राज्य यानी तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करेगी, यानी कोटे में कोटा देगी। लेकिन अभी दिल्ली में 2 दिन पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी फैसले की समीक्षा के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे और लंबी चली इस बैठक में कोई एक राय नहीं बन सकी। पार्टी ने इस बैठक के बाद कहा कि वो अपनी राज्य की इकाइयों से बात करने के बाद ही लाइन तय करेगी। अब सवाल ये होता है कि कांग्रेस आलाकमान कोटे में कोटा के फैसले को लागू करने को लेकर जब एक राय नहीं थी तो रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये फैसला क्यों सुना दिया। अब कांग्रेस भी इस मामले पे कहीं ना कहीं गलबैयां करती हुई बीजेपी के साथ दिखाई देती है, औपचारिक यानी अनौपचारिक तौर पर। और अब कांग्रेस के नेता सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर सरकार के साथ बैठकर वो विस्तार से चर्चा कर सके। There are various communities. SC/ST में कई सारी कम्युनिटी हैं, इसलिए अलग अलग राय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करे और किसी फैसले तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से चर्चा की है जो SC/ST हैं। Detailed discussion about the Supreme Court judgment. और ये इसी मुद्दे पर क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो जो अभी तक अपनी लाइन तय नहीं कर पाई हैं, क्यों वो ऐसा कर रही हैं? और जब वो लाइन नहीं तय कर पा रही हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि 6-1 के बहुमत से आया था लागू हो पाएगा? क्या पिछड़ों में जो अति पिछड़ा और मोस्ट बैकवर्ड हैं क्या उनको ये फ़ायदा मिल पाएगा? ये अजीब सा इसमें एक उलझन सी पैदा हो गई है। इसी मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। संविधान के जानकार भी हैं, कानूनी मामलों को समझते भी हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैज़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो यही कि आज बीजेपी के NDA के डेलीगेशन था SC/ST MPs का, वो PM से मिला और उन्होंने बाहर आकर बताया कि PM ने उनको भरोसा दिया कि कोटे में कोटा वो लागू नहीं करेंगे। इसके बाद आपकी क्या टिप्पणी है इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो जो अपना पहला रिएक्शन दिया था 11 बजे, 10:30 बजे जजमेंट आया था, उसमें भी मैंने ये बात कह दी थी कि इस तरीके के फैसले अक्सर संवैधानिक संशोधन से पलट दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा स्वामी में 9 जजेस के फैसले में कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन ना हो, उसको संवैधानिक संशोधन से 77 बदल दिया गया। इसी तरह कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी पर, कैरी फॉरवर्ड रूल पर संविधान में संशोधन होते रहे। मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा अगर इस फैसले को क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सरकार एक संवैधानिक संशोधन लाकर पलट दे, जिसको पूरा विपक्ष भी जो है समर्थन उसका करेगा। दरअसल बात यह है कि जो इंदिरा स्वामी का जजमेंट है जिसमें क्रीमी लेयर को हटाने की बात की गई है, वो बात हो रही है ओबीसी रिजर्वेशन के सिलसिले में। शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के सिलसिले पर वो लागू नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो कास्ट है वो एक सोशो कल्चरल फिनोमेना है, वो कोई इकोनॉमिक मामला नहीं है कि किसी की अच्छी नौकरी लग गई तो एक पीढ़ी में
समाज उसको एक्सेप्ट कर लेगा बराबर का। इसलिए मैं ये समझता हूं कि क्रीमी लेयर को एससी में एक्सक्लूड करना एक बहुत अच्छी लीगल प्रोपोजिशन हो सकती है, लेकिन वो सोशल प्रोपोजिशन उतनी अच्छी नहीं होगी, खास तौर से जबकि ऊपर की जो नौकरियां हैं क्लास 1 खास तौर से, उसमें अभी उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, और क्लास 4 की वजह से आप एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व है, जितना आरक्षण है, उसको पूरा कर पाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अभी शायद हमारा समाज उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, जब हम एससी एसटी सीट्स ही पूरी नहीं भर पा रहे हैं, कि हम क्रीमी लेयर को हटाने की बात करें। लेकिन ये आरक्षण की बहस का एक अहम मुद्दा है, इस पर अभी और बात की जरूरत है। लेकिन मुझे बिल्कुल, मैंने लिखा भी था और बोला भी था कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये फैसला करना कि वो कहे कि हम क्रीमी लेयर एससीज और एसटीज की भी हटा देंगे, बहुत मुश्किल काम होगा। फैजान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने लंबे इंतज़ार के बाद, काफ़ी लंबी बहस के बाद ये फैसला सुनाया था। 6-1 से बहुमत से ये फैसला आया। आपको लगता नहीं कि अगर सरकार ये फैसला पलटती है या पलटने की मंशा करती है संसद के ज़रिए, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बातों का उल्लंघन होगा? कोर्ट फिर इस बात को कैसे देखेगा? देखिए, ऐसा है, मैं एक लीगल एकेडमिक हैसियत से ये बात कह सकता हूं कि क्योंकि क्रीमी लेयर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में था ही नहीं, ये प्रश्न ही फ्रेम नहीं हुआ था, ये इशू ही नहीं था, इस पर बहस भी नहीं हुई। इसलिए जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं इस मामले में, अगर मैं लीगल टर्म्स में कहूं, तो वो ऑबिटर डिक्टा है, वो रेशियो डेसिडेंडी नहीं है, यानी रीजन ऑफ डिसीजन नहीं है, वो जजमेंट का बाइंडिंग हिस्सा नहीं मानी जा सकती है। वो एक परसुएसिव वैल्यू है उसकी, वो रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन की शेड्यूल कास्ट में डिबेट को आगे बढ़ाने में मदद देंगी। लेकिन ये मुमकिन है कि कहा जाए कि जजमेंट, क्योंकि इस पर बहस नहीं हुई है, ये मुद्दा अदालत के सामने नहीं था, इसलिए इस पर जो कुछ उन्होंने कहा वो बाध्य नहीं है सरकार उसे लागू करने के। फैजान साहब, एक चीज़ और ऑब्जर्व की, जब से ये फैसला आया है कोर्ट का, जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, मेरे ख्याल से लगभग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सब इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, खासकर तेलंगाना में। नॉर्थ में ये एकता नहीं दिखाई देती है। मायावती जी कुछ और बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी ने कुछ और रिएक्शन दिया था, मांझी साहब इसका स्वागत कर रहे हैं, चिराग पासवान इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो आपस में डिफरेंसेस दिख रहे हैं एससी कम्युनिटी के बीच में, एसटी कम्युनिटी के बीच में, उसको आप कैसे देखते हैं और ये क्यों है? देखिए, ऐसा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमने बार बार कहा है कि विभिन्नताएं जो हैं वो भारत को दर्शित करती हैं। अगर भारत को एक शब्द में बयान करना हो तो उसका मतलब विभिन्नताएं या डाइवर्सिटी होगा। इसलिए ये पूरा आइडिया जो है कि एक देश एक विधान हर मुद्दे पर, ये नहीं चलेगा। तो जो पंजाब की मामला है जो कोर्ट के सामने गया था इस केस में, या जो तेलंगाना और आंध्रा और तमिलनाडु का मामला है, वहां के हालात अलग हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें विपक्ष एक मत नहीं है, और शायद यही पॉलिटिकली सत्ता पक्ष को सूट करेगा कि विपक्ष इस पर एक मत आकर पूरी तरह ना इसका विरोध कर सकता है और ना पूरी तरह इसका समर्थन कर सकता है। और अगर दलितों में आपस में डिवीजन हो जाए तो ये राजनीतिक दल जो हैं वो चाहेंगे कि इसमें कुछ उनके पक्ष में रहें, कुछ दूसरी तरफ चले जाएं। और जिन लोगों को लगता है कि दलित अगर एक साथ वोट उनके विरुद्ध करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो चाहेंगे कि इस तरीके का डिवीजन हो जाए। ये डिवीजन रहेगा, इसलिए विपक्ष इसमें एक आवाज में बात नहीं कर पाएगा। अब तो कांग्रेस में हमने देखा ही, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी कुछ और बोल रहे हैं, कांग्रेस का आला कमान कुछ और बोल रहा है।
फैजान साहब, जहाँ तक रही बीजेपी की बात, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैली में कहा था कि वो कोटे के आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन आज जो उनके हवाले से बयान निकल कर सामने आए, जो सांसद मिलके आए बीजेपी के एनडीए के, वो कुछ और बात कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे। ये क्या सत्ता पक्ष में भी कंफ्यूजन है? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं कि उनकी क्या क्या बातचीत हुई। मैं आज ट्रेवल कर रहा था। अभी आपने शुरू में बताया कि क्रीमी लेयर मामला जो था उसमें प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है। मुझको ये नहीं मालूम अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि कोटे में कोटा नहीं करेंगे, क्योंकि कोटे में कोटा जो है उसकी इजाजत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सरकार अगर करना चाहेगी तो अब कर सकती है, पहले वो नहीं कर सकती थी। अगर सरकार ये फैसला करती है कि कोटे में कोटा ना करे तो सरकार को अधिकार है। तो इसका मतलब तो ये हुआ फैजान साहब कि जो पार्टियां अपनी कास्ट के बेसिस पर राजनीति करती हैं, वो अपने अपने हिसाब से सियासी मकसद के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर फैसला कर रही हैं। चिराग पासवान अपने लिए बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अपने लिए बात कर रहे हैं। Am I right? देखिए, ऐसा है कि मैंने बताया कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ये बात बिल्कुल सही है, मुख्य न्यायाधीश की, कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो भी सब होमोजेनस नहीं है। हिस्टोरिकली और एम्पेरिकली चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बात लिखी है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं ये ग्रुप ऑफ कास्ट हैं। शेड्यूल कास्ट किसी कास्ट का नाम नहीं है, इसमें बहुत सी कास्ट शामिल हैं और हर कास्ट का इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, सरकार में उनकी हिस्सेदारी अलग अलग लेवल की है। इसलिए आप देखें कि क्योंकि पासवान जो हैं वो ज्यादा हिस्सेदारी पाते रहे हैं आरक्षण की, और वो शायद अगर कोटे में कोटा होगा तो उनकी हिस्सेदारी पर कोई विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए चिराग पासवान ने इसका विरोध किया है। मांझी क्योंकि महादलित कास्ट को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको लगता है कोटे में कोटा होगा तो उनका ज्यादा फायदा होगा, इसलिए जीतन मांझी जो है वो कोटे में कोटे का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन और भी राज्यों में होगी। जो शेड्यूल कास्ट में डोमिनेंट कास्ट हैं, जो अब तक आरक्षण से ज्यादा फायदा उठाती रही हैं। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। यानी वंचितों को, जो अति पिछड़े हैं समाज में, उनको आगे लाने की बात तो हर कोई करेगा। बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, दलील दी जाएंगी, और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला सुनाए तो उसको लागू करने में कैसे बचा जाता है, कैसे आनाकानी की जाती है, कैसे नॉन कमिटल रहा जाता है, वो आजकल की राजनीति में दिखाई दे रहा है। और कोई नहीं चाहेगा कि उसके हिस्से की रोटी छीन कर किसी और को रोटी दे दी जाए, उसके बच्चे को देने के बजाय। और यही इस वक्त इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की खबर जारी है। लौट के आएंगे तो बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक क्यों टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले भारत के लिए फीका दिख रहा है। और ये बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की, जो अब खत्म होने के मुहाने पर आ गया है। पेरिस ओलंपिक में हमारे लिए अगर कोई सबसे बड़े दो नाम रहे इस टूर्नामेंट में, तो वो एक खबर रही विनेश फोगाट से जुड़ी, एक श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर का रिटायरमेंट, और एक नीरज चोपड़ा का एक बार फिर एक नया इतिहास बना देना। बारी बारी से तीनों के बारे में बातचीत करते हैं। शुरुआत विनेश फोगाट के मामले से करना चाहूँगा। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट को, आपको याद होगा, अयोग्य करार दिया गया था, जिसके बाद विनेश फोगाट ने कोर्ट में अपील की थी और उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की और कहा कि उनको संयुक्त तौर पर रजत पदक दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेमीफाइनल तक उन्होंने तमाम बाउट्स को, तमाम लड़ाई को नियमों के तहत लड़ा और जीती थी। इसके बाद CAS में मामले की आज सुनवाई हुई और उन्होंने, CAS ने आज कहा कि विनेश के केस में प्रक्रियाएं हम तेजी से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील पर 1 घंटे में फैसला देना संभव नहीं है।
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष भी सुनना ज़रूरी है। इन दूसरा पक्ष जो है UWW, जो कि कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ी संस्था है, उसका रुख भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये कड़ा फैसला क्यों लिया गया। इसीलिए उनका पक्ष हम सुनेंगे। उम्मीद है कि ओलंपिक खत्म होने से पहले अपना फैसला सुना देंगे, ये CAS ने कहा। आज 140 करोड़ भारतवासी इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का फैसला आएगा और शायद विनेश को कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ इस फैसले से मिल जाए। नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। टोक्यो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो सिल्वर मेडल जीता और ख़ास बात ये रही कि उन्होंने टोक्यो में जो पॉइंट स्कोर किए थे उससे अधिक दूर तक भाला यहाँ पेरिस पे फेंका है। 26 साल के नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर एक कारनामा, एक इतिहास अपने नाम लिख लिया है। ये कारनामा आज तक कोई भारतीय एथलीट नहीं कर पाया। पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने कल देर रात 89.45 मीटर दूर तक अपना जेवलिन फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, जो कि नीरज के अच्छे मित्र भी बताए जाते हैं। फाइनल इवेंट के बाद पेरिस में NDTV से बात करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है और कल का दिन, यानी जो मैच का दिन था, वो अरशद का दिन था। टोक्यो, बुडापेस्ट एशियाई खेलों का अपना दिन था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान और काम करने की मुझे आज भी ज़रूरत है। ये नीरज चोपड़ा के शब्द है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारा राष्ट्रगान आज भले ही पेरिस में ना बजाया गया हो, लेकिन भविष्य में कहीं और ज़रूर बजाया जाएगा। यानी नीरज का हौसला अभी भी बुलंद है। तो नीरज चोपड़ा ने जो कुछ किया है वो भी एक अलग तरह का इतिहास है। बहुत सारे फैंस जो हैं उसको अलग नज़रिए से देखते हैं कि गोल्ड विश्वा, लेकिन जो स्पोर्ट्स सर्किट में वो जानते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। भारतीय खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ है। नीरज, ये प्रोसेस जो आप लगातार 4 साल से 6 साल से कंसिस्टेंट है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और टोक्यो से बड़ा मेजरमेंट लेंथ है ये। जी बिल्कुल, थ्रो टोक्यो से अच्छी है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था। अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है, लेकिन वही है कि अब काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि मुझे वो इंजरी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा और अभी टाइम है एक डिसीजन लेने का, क्योंकि कंसिस्टेंसी ठीक है 88-89 तक, लेकिन आगे बढ़ना है अभी, तो उसके लिए सब ठीक करेंगे और फिर पर अच्छा फील होता है जब भी अपनी कंट्री के लिए जीतते हैं। और मुझे पता है सभी की उम्मीद थी, जो सभी ने सोचा था वो तो नहीं आ पाया, लेकिन मेडल है और अभी आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। दूसरा सवाल कि 4 साल पहले भी मैंने आपका पहला इंटरव्यू जो किया था, तो आपने बोला था कि जीतना अलग बात है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ अगले में। ये विजन कैसे आया है पूरा, न सिर्फ आपका आया है और एशिया पावर हाउस आपने बना के दिखा दिया आपने नदीम। बिल्कुल वही बात है जी, जो टोक्यो के बाद अपनी बात हुई थी कि अब क्या करना आगे, और मेरा वही जवाब था कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी और मेहनत करनी है। उसके बाद फिर 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल हुए, डायमंड लीग और एशियन गेम्स, अभी आज ओलंपिक्स, तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और जो भी सोचा था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट किया था तो इतना नहीं सोचा था, और जितना आज मिला है वो भी बहुत ही अच्छा है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपना, मतलब जो भी मुझे सपोर्ट मिली हमेशा टॉप्स की तरफ से, साई फेडरेशन, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। जब स्टार्टिंग में मैं पटियाला नेशनल कैंप में गया था तब से लेके अभी तक काफ़ी चीज़ों पे काम हुआ है, और उसी की वजह से और एथलीट भी, जैसे जेना ने बहुत अच्छा किया, और भी अपने अच्छे एथलीट्स हैं, तो और आगे फ्यूचर में और ज़्यादा आएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं, और शायद इस मेडल के साथ बाद और अच्छा होगा। मुझे 3 सवाल की ही इजाज़त है। तीसरा और आखिरी सवाल, आपकी मदर से का मैं बाइट देख रहा था, वो भी कह रही थी, मतलब पूरा गांव खुश है जी। आपने पहले भी एक इंस्पायर किया है पूरे लॉट को, तो आप NDTV के दर्शकों को जेवलिन खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, आप बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं, एक मैसेज देते हैं। बस यही मैसेज है जी, इस बार आप सभी की बहुत अच्छी सपोर्ट रही और सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा किया है। बिल्कुल कई बार हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, वो शायद नहीं हो पाता, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, वर्ल्ड के टॉप एथलीट के साथ भी हुआ है कि बहुत अच्छे एथलीट है, लेकिन वो शायद फाइनल में भी नहीं जा पाए और पोडियम फिनिश नहीं कर पाए। तो ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है,
बिल्कुल मुझसे भी हमेशा गोल्ड की उम्मीद रहती है, तो हमेशा विश्वास जो था उसको बरकरार कर, मतलब उसको पूरा करते आए थे। आज शायद अपना दिन नहीं था, भगवान ने हमेशा सिल्वर बहुत ही अच्छा किया और जो भी मिला है आज उससे बहुत खुश हैं और भगवान यही करे कि अपने देश के लिए ऐसे जीत करें। थैंक यू सो मच। जिनको याद नहीं उनको याद दिलाऊं, टोक्यो में 3 साल पहले नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर 87.58 मीटर भाला फेंका था और टूर्नामेंट जीता था। और इस बार 89.45 मीटर लगभग 2 मीटर ज़्यादा उन्होंने अपना जेवलिन को फेंका है और अपने प्रदर्शन को सुधारा। लेकिन उनके प्रदर्शन से और बेहतर प्रदर्शन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने किया, जो लगभग 93 मीटर 90 को उन्होंने 90 मीटर के बैरियर को तोड़ा, 93 मीटर के आसपास जाकर उनका भाला गिरा, जो कि नीरज के प्रदर्शन से लगभग 3-3.25 मीटर ज़्यादा रहा और वो गोल्ड जीतने में कामयाब रहे। खैर, नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर पानीपत में उनके गांव खंडारा में जश्न मनाया गया। उनके गांव में कल देर रात से आतिशबाजी जारी है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने कहा कि आज पाकिस्तान का दिन था, लेकिन सिल्वर मेडल हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वहीं नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि हमारे लिए ये सिल्वर ही गोल्ड के बराबर है, हम नीरज के प्रदर्शन से बहुत खुश हैं। देखो जी, मन में यह तो थी भाई मेहनत अच्छी करके जा रहे हो और अच्छा करेंगे बच्चे, फिर भी हमने सिल्वर गोल्ड का कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैच अच्छा खेल रहे थे बच्चे। आप भी साथ में मैच देख रही होंगी। सिल्वर पदक आना ओलंपिक में बहुत बड़ी बात होती है। पिछली बार गोल्ड आया था, इस बार सिल्वर हो गया। 2 बार के मेडलिस्ट हो चुके हैं नीरज। अब एक इसी छोटे गांव से निकले हैं, आगे गए हैं वहाँ तक। कैसे देखते हैं आप इनकी जर्नी को? इनकी जर्नी को जी हम बहुत ही मतलब खुश नसीब माँ बाप हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला, और हम कहते हैं कि हर बच्चा ऐसे सक्सेस हो और हर माँ बाप इतने लकी हों कि जैसे हमने इतना प्राउड फील कर रहे हैं आज कि बेटा हो तो बस ऐसा ही हो। और इतने अच्छे मतलब एफर्ट दिया है, देखो अपनी तरफ से पूरा जान लगाई है। ऐसी बात नहीं कि कंपटीशन टफ था, ये तो इतने में तो गोल्ड आता था, हर बार ही आता था, इतनी बार तो इतने तो लगती नहीं थे थरो। अब की बात ज़्यादा लगी है तो कोई बात नहीं। और वो रही बात आपकी नदीम वाली की, नदीम भी तो हमारा बेटा है। हर माँ दुआ करती है अपने बेटे के लिए, और हम माँ हैं न, यूँ नहीं सोचते ये नीरज है, नदीम है या वैबर है, कोई भी है, हमारे लिए सब प्लेयर बराबर है। कंपटीशन टफ था लेकिन सभी खिलाड़ी बराबर हैं। हाँ जी, और नसीब भी हमने वही जो नाम उसका तो वो भी हमने ऐसा ही बच्चा, और नीरज भी ऐसा ही। वाकई में बहुत बड़ी बात है। एक माँ कह रही कि दूसरी माँ की दुआ कबूल हो गई, और ये किसी हिंदुस्तानी माँ के मुंह से रिएक्शन सुनकर वाकई में फ़ख्र होता है कि अपना देश कितने बड़े दिल वाले लोगों का देश है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे फ़ोन पर बात की। पीएम मोदी ने नीरज को बधाई देते हुए कहा कि आप उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। सुनते हैं। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था, और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा, और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से।
तो आप सुन रहे थे नीरज चोपड़ा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम का अब अगर जिक्र नहीं करें तो ये जेवलिन थ्रो की कहानी अधूरी रह जाएगी। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। फाइनल में अरशद ने 92.97 मीटर यानी 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड बन गया। इसके चलते ही भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा और अरशद नदीम को गोल्ड मिला। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ये ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। अरशद नदीम की इस जीत ने उन्हें पाकिस्तान में रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। उन पर करोड़ों के इनाम की बरसात हो रही है। अरशद भले ही जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हों, लेकिन उनका पहला प्यार क्या आपको पता है? वो क्रिकेट ही था। लेकिन परिवार ने उनको खेलने से क्रिकेट मना कर दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अरशद नदीम को बहुत संघर्ष भरे दिन देखने पड़े। एक दौर ऐसा था कि जब अरशद नदीम के पास नया जेवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे। लेकिन आज हालात बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब में अरशद नदीम के गांव मियां चुन्नू में कल रात से ही जश्न मनाया जा रहा है। अरशद नदीम की मां रज़िया परवीन ने कहा कि मैं बहुत दुआएं करती थी और मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेरे बेटे ने न सिर्फ हमारी मुराद पूरी की, बल्कि पाकिस्तानियों से भी जो वादा किया था वो भी पूरा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा भी मेरे बेटे जैसा है, खुदा उसे भी मेडल जीतने की तौफीक अदा करे। देखिए पाकिस्तान से ये खास रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं अरशद चौधरी। मैं इस वक्त जो रात ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने रिकॉर्ड कायम किया है उनके घर पर मौजूद हूं। उनके घर में इस वक्त जो है वो अजीज़ व अकारब और अहले इलाका जो है वो मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि घर में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं और उनके अजीज़ रिश्तेदार सब यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी वालदा और भाइयों को जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है। उनकी वालदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि अपने बेटे की कामयाबी की खुशी में क्या महसूस कर रही हैं? रात को आपने उनको मुकाबला करते हुए देखा? अस्सलाम वालेकुम। मैं आधे बेटे अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे गांव की भी शुक्रगुजार हूँ, पूरे पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बेटे के लिए किन्होंने दुआएं की और मेरे बेटे ने माशाल्लाह पाकिस्तान का मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हम बहुत खुश हुए। रात मेरे बेटे ने कदों मेडल जीता ना और माँ दुआएं मांग रही थी और मैं इतनी खुश हुई ना, इतनी खुश हुई। और बहन भाई भी, रिश्तेदार, उनके चाचे, वो फूफियाँ माशाल्लाह सारे भी इकट्ठे हुए थे। उन्होंने बड़ा जश्न मनाया और ढोल बजाए और टूटियाँ बाजे बजाए। अच्छा, नीरज चोपड़ा से वो जीते हैं तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतने की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ और मेरा भी वो भी। अच्छा, जिन हालात से अरशद जी हालात से गुजर के, मुश्किल हालात से गुजर कर गुर्बत के यहाँ तक पहुँचा है, उस पे आप क्या कहेंगी? क्या उस पे क्या जज्बात? वो तो मुश्किल तो बेटा फिर कहते होंगे आती भी रहती है तो जाती भी रहती है और माशाल्लाह वो मेरे बेटे ने कदो मेहनत की और उसकी मेहनत का अल्लाह ताला ने फल दिया और माशाल्लाह वो मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ जो है वो खिलाई जा रही हैं और भरपूर जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है रिश्तेदारों की जानिब से। और ये तमाम रिश्तेदार अजीज़ व अकारब यहाँ पर जमा हैं और मुबारकबाद दी जा रही है और जश्न का एहतमाम किया जा रहा है कि अरशद नदीम जैसे ही वापस पहुँचेंगे तो यहाँ पर भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जैसे उन्होंने पूरी कौम के लिए जो फ़ख्र का बाइस बने हैं, इसी तरह उनको भी खुशी देने के लिए भरपूर जश्न मनाया जाएगा। बड़े लोग होने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता है, दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। दोनों माँओं ने, चाहे वो नीरज की हों चाहे वो नदीम की हों, जिस तरह के बयान दिए हैं वाकई में रोंगटे खड़े कर देते हैं कि आज के दौर में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाइयों की बात की जाती है तब दोनों माँ एक दूसरे के बेटे को
दुआएं दे रही हैं। पाकिस्तान में नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी के बयान की बहुत तारीफ हो रही है। नीरज चोपड़ा की मां ने फाइनल के बाद कहा था कि गोल्ड जीतने वाला भी हमारा ही लड़का है, मेहनत करता है। नीरज चोपड़ा की मां के इस बयान की तारीफ में पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, गोल्ड जिसका है वो भी हमारा ही लड़का है। ये बात सिर्फ एक मां ही कह सकती है। कमाल है, वाकई में कमाल है। पेरिस ओलंपिक खत्म होने की कगार पर है। भारत को अभी तक केवल 1 रजत और 4 कांस्य पदक मिले हैं। इस बार सोने का पदक नहीं मिल पाया। जो पिछली बार जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे 2021 में, उसके मुकाबले 2 मेडल कम हैं। पिछली बार हमको 1 गोल्ड के साथ 7 मेडल मिले थे। अब इस बात पर विश्लेषण किया जा रहा है, चर्चा शुरू हो गई है कि भारत को ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि ओलंपिक में अपने मेडल की टैली को वो अब अगली बार लॉस एंजलिस में बेहतर कर सके। गुरुवार की रात अचानक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में एक चांदी चमक उठी। पिछले ओलंपिक में सोना जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अब की बार जेवलिन में सिल्वर जीता है। थोड़ी मायूसी तो दिखी, लेकिन सोने से ज्यादा सुनहरा नीरज चोपड़ा का पराक्रम दिखा, उनके भाले की रफ्तार दिखी। बात हॉकी की करें तो एक जमाना था कि भारत सोने से कम पर रुकने का नाम नहीं लेता था, लेकिन खेल को मानो सिस्टम की नजर लग गई। जो 1984, 88 और 92 में भारत को एक भी मेडल नहीं मिला था, फिर 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला और अब 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मिला है। भारत ने हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, मगर यह दिल अब इतने से मानने वाला नहीं है। हॉकी में लगातार 2 कांस्य पदक जीतने वाले विवेक सागर जैसे खिलाड़ी मानते हैं कि वो खुशकिस्मत थे कि उन पर पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार की नजर पड़ी, जिसकी वजह से वो देश के लिए हॉकी खेल सके, वरना बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आने से चूक जाते हैं। मेरे ख्याल से जूनियर लेवल से स्टार्ट किया जाए, ग्रास जो बोल सकते हैं, ग्रास रूट से जो हम लोग सिखाते हैं हॉकी का जो लेवल है, नो डाउट कि हम लोग को वहां से इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अगर बेस मजबूत करेंगे तभी किसी भी प्लेयर के लिए इजी रहेगा आगे आके बड़े स्तर पर खेलने के लिए। कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि अगर ब्रॉन्ज से आगे सिल्वर और गोल्ड जीतना है तो खेल के लिए माहौल बनाना होगा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। आज हॉकी खत्म हो गई है ग्राउंडों से, सिर्फ लिमिटेड बन गई है, लिमिटेड हो गई है। वो भी कुछ एकेडमी चला रही है, कुछ सरकार चला रही है, राज्य सरकारें चला रही है, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी। अगर ये हाथ खींच लें तो ये खत्म हो जाएगी। दिल्ली में है ही नहीं। स्कूल लेवल से स्पोर्ट्समैन, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डेवलप हो जाए। और देखिए, हम किसी भी बच्चे पे ब्रांड नहीं लगा सकते कि ये एथलीट बनेगा, ये हॉकी खेलेगा। उसके पास सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो हॉकी खेलना चाहे तो हॉकी खेले। लेकिन आज अगर किसी बच्चे ने हॉकी खेलनी है तो उसको आसपास का स्टेडियम में भी नहीं जाके खेल सकता। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी स्कूल लेवल से। कभी मेडल का सूखा होता था, अब बूंदाबांदी होने लगी है। 1996 के बाद से ही भारतीय एथलीट्स को मेडल मिलना शुरू हुए। 1996 में लिएंडर पेस, साल 2000 में कर्णन मल्लेश्वरी, 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को मेडल मिला। लेकिन असली रंग तो 2008 में जमा, जब अभिनव बिंद्रा को बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक मिला। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने मेडल की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ ही प्रतिस्पर्धा में फोकस करने का निर्णय लिया है। इनमें मध्य और लंबी दूरी की दौड़ के साथ जेवलिन और शॉटपुट जैसे खेल हैं। एथलेटिक्स संघ की मेहनत का ही नतीजा है कि नीरज को जेवलिन में गोल्ड मेडल मिला और भारत दौड़ की कई प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई कर पाया। एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष का कहना है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड न मिलने को चूक नहीं मानना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग डिसअपॉइंटेड क्यों है। नीरज ने जो टोक्यो में परफॉर्मेंस किया था और गोल्ड मेडल आया था, उससे भी 2 मीटर ज्यादा नीरज ने परफॉर्मेंस किया। ये फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड था कि 5 लोग
यहाँ आने से पहले 5 लोगों ने 90 मीटर से ऊपर किया था। नीरज जड़ था, इसके बाद उसकी रिकवरी हुई है, उसके बाद और फिर भी उसने सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस किया है 89.45। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों डिसअपॉइंटेड है। वैसे पेरिस ओलंपिक में कम से कम 7 ऐसे खेल हैं जिनमें भारत मेडल जीतते जीतते रह गया। सबसे ज्यादा चर्चा लक्ष्य सेन के 2 मैचों की हो रही है, जहां वो सेमीफाइनल और कांस्य पदक मैच जीतते जीतते रह गए। लक्ष्य के इस हार पर भी बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी और कोच प्रकाश पादुकोण ने मेंटल कोच रखे जाने की बात की। साथ में कहा कि खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। I'm a little disappointed that we couldn't get even one medal from badminton. We have, like I said earlier, I think we were contenders. I won't say definite medalists, but we were contenders for three medals. So at least one I would have been happy. Of course, I'm personally disappointed. But having said that, I think this time, the government, the SAI, the foundations, TOPS, everybody has done their bit. So, I have nothing against. I don't think anybody could have done anything more than, what the government has done, the sports ministry, SAI, TOPS, and all the OGQ. And so I think it's high time the players also need to take some responsibility. पेरिस ओलंपिक में टोक्यो से कम मेडल ने निश्चित रूप से खेल एसोसिएशन और सरकार के लिए अलार्म बजा दिया है कि अगर एशियाड और ओलंपिक में भारत को आगे आना है तो हर घर, हर स्कूल से शुरुआत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्योंकि टोक्यो के मुकाबले पेरिस में हम कुछ पिछड़ गए हैं अपने परफॉर्मेंस में, इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं पूर्व ओलंपियन अश्विनी नाचप्पा जी से, जो मशहूर एथलीट भी रहे। अश्विनी जी, शुक्रिया बात करने के लिए। पेरिस में हमको एक भी गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर भी एक ही मिला। क्या कहेंगी भारत के इस प्रदर्शन पर आप? मुझे लगता है कि इस बार हम बहुत सारे मेडल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी जो डिसिप्लिन्स है, जैसे आर्चरी में है, जैसे रेसलिंग में है, बॉक्सिंग में है, हमें मेडल नहीं मिला। क्योंकि होप्स था कि एटलीस्ट इन दीज इवेंट्स वी विल गेट अ मेडल। सिर्फ शूटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, एंड इट इज ओनली फ्रॉम 2 मेंबर्स। सो आई थिंक बहुत इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए एज टू व्हाट वेंट रॉन्ग, what is the roadmap for the next 2 cycles। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं हर एथलीट टॉप स्कीम्स में है, हर एथलीट को हर तरह की प्रोत्साहन मिल रही है, वेदर इट इज एक्सपोजर, कंपटीशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट, जैसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए उनको फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, और जैसे कि इंडिविजुअल फाउंडेशंस है, JSW है, OGQ है। So everybody is giving everything, all 100% for every athlete। इस बार 117 athletes में हमें, we have just got about 5 medals। So I think there is lot to think about, lot to relook at how we look at sports and charter new ways of doing things। बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया अश्विनी जी कि हमको रेसलिंग में नहीं मिला, वेट लिफ्टिंग में नहीं मिला, आर्चरी में नहीं मिला, टेनिस में नहीं मिला, बैडमिंटन में मिलते मिलते रह गया। सवाल ये है कि पिछली बार 7 थे जिसमें एक गोल्ड था, इस बार 5 ही मेडल हैं। अब कितनी बड़ी चिंता की बात है? क्या प्रिपरेशन खिलाड़ियों की ठीक नहीं हो पा रही है? देखिए, हर ओलंपिक गेम्स नाउ, इफ यू जैसे कि आप मेडल टैली देखें, the smallest countries are winning gold medal। पाकिस्तान में एक गोल्ड मेडल मिल गया just yesterday, and it was a brilliant, नदीम ने जो किया, it was a brilliant throw। हमें इस बार एक गोल्ड भी नहीं मिला। we were expecting medals। मुझे लग रहा था we can do better than Tokyo, लेकिन sadly it did not happen। जैसे कि हमारा होप्स जो है, especially in sport, my personal opinion is, it is not enough for athletes to say that I have represented India in 5 Olympics, 6 Olympics, 4 Olympics।
ऐसे नहीं होता है। यू गो फॉर द ओलंपिक्स, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना है, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने बैक टू बैक सीजन बेस्ट किया हुआ है। दैट इज द परफॉर्मेंस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेडल। अगर आप देखें मेरा गेम में एथलेटिक्स में ऑलमोस्ट 29 मेंबर्स, उसमें सिर्फ 1 पर्सन डिड अ सीजन बेस्ट, जो है नीरज चोपड़ा। ऑल ऑफ देम जो गया इंडियन एथलेटिक्स टीम में, हर जो नेशनल रिकॉर्ड करके गया यहाँ से just before the games has far below the performance of their personal best. This is not acceptable. जी। And I'm sure that ऐसे analysis करना चाहिए, ministry करना चाहिए, top scheme करना चाहिए. It is not enough to just send team that we are. Every athlete को accountable होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह की प्रोत्साहन मिल रहा है from the government, from organizations, they have no excuse but to perform. Right. How is it that इंडिया में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं just before the games, rightly, national records? You have pointed out, अश्विनी जी, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बीच में आपको इंटरवीन करना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार बहुत मदद कर रही है, तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए खिलाड़ियों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे कि इस ग्राफिक्स को देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए खेल संस्कृति की तरफ से राज्यों को पैसा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को 438 करोड़ रुपए मिले। अगर मैं अगली बात करूं तो गुजरात को 426 करोड़ रुपए दिए गए, अरुणाचल प्रदेश को 148 करोड़ रुपए दिए गए, कर्नाटक को 109 करोड़ रुपए दिए गए, राजस्थान के पास 107 करोड़ रुपए गए, मध्य प्रदेश को 94 करोड़ रुपए मिले, पंजाब को 78 करोड़ रुपए मिले, दिल्ली को लगभग 70 करोड़ रुपए मिले, हरियाणा को 66 करोड़ रुपए मिले, ओडिशा को 34 करोड़ रुपए मिले। इतने मोटी संख्या में पैसे मिलने के बावजूद भी परफॉर्मेंस वो क्यों नहीं है जो कि किसी छोटे से मुल्क का उस मेडल टैली में दिखाई देता है। सवाल यही है और इसी पर विश्लेषण और आत्ममंथन करने का दौर भी अब आ गया है। तो आज खबरों की खबरों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।